हाँ, तो हमने बोला कि कुछ प्रयासों को देखते हैं जो सरकार के थ्रू की गई, जो विश्व स्तरीय प्रयास किए गए पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए। पहला हुआ यूनाइटेड नेशन पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको यूएनईपी कहते हैं, जिसकी शुरुआत 1972 ईस्वी में हुई। पर्यावरण को सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कैसे पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं और कैसे ओजोन परत के क्षय को भी रोक सकते हैं। परंतु ये सक्रिय रूप से 1983 से कार्यरत किया। स्थापना 1972 में हुआ, सक्रिय रूप से काम किया 1983 से। दूसरा हुआ वियना सभा। वियना सभा में भी यही चीज रखा गया कि कैसे हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं, ओजोन परत के क्षय को रोक सकते हैं, प्रदूषण को रोक सकते हैं। तो ये 1985 में इसकी स्थापना हुई वियना सभा की। फिर आया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये 16 सितंबर 1987 ईस्वी को शुरू हुआ, जिसमें 27 देश भाग लिए, किंतु सक्रिय रूप से ये भी 1989 से कार्य किया। यानी स्थापना पहले हो गई, लेकिन सक्रिय रूप से कुछ वर्षों के बाद ये काम करना शुरू कर दिया। फिर हुआ पृथ्वी शिखर सम्मेलन, रियो डी जेनेरियो में हुआ, जिसमें 154 देश शामिल हुए। यानी ये सभी जो प्रयास किए गए, ये कहीं ना कहीं वातावरण को, पर्यावरण को, पृथ्वी को बचाने के लिए, ओजोन परत को क्षय को रोकने के लिए प्रयास किए गए, प्रदूषणों को कम करने के लिए प्रयास किए गए। अब देखिए वनोन्मूलन क्या होता है, अक्सर पूछता है वनोन्मूलन क्या है। वनोन्मूलन का मतलब होता है वनों की कटाई कर देना और खेती योग्य या उद्योग योग्य स्थान बना देना। सपोज दैट, मान लीजिए इतना बड़ा एक वन का टुकड़ा है, जिसके हम एक टुकड़े को क्या करते हैं, काट देते हैं, काट के इसमें और इसको जला दिए। यानी क्या किए, काट दिए, इसको जला दिए, जलाने के बाद फिर इसमें खेती किए, और खेती करने के बाद फिर कुछ वर्षों के बाद छोड़ दिए, और पुनः दूसरे जगह फिर काट के और फिर यहाँ पे इसको जला दिया, और जलाने के बाद फिर यहाँ खेती की। देखिए इसमें झूम की खेती क्या है, झूम की खेती महत्वपूर्ण पूछता है। झूम की खेती से क्या समझता है? तो झूम की खेती का मतलब होता है वनों को काट कर वहां के जंगल और लकड़ियों को जला देना और कुछ वर्षों तक खेती करना, और पुनः उस भूमि को वैसे ही छोड़ देना, और दूसरी जगह वनों की कटाई करके पुनः वैसी ही प्रक्रिया से वहां खेती करना, और कुछ वर्षों के बाद उसे भी परित छोड़ देना। यही कहलाती है झूम की खेती। ये नहीं कि झूम की खेती मतलब झूम झूम के खेती करना, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वनों की कटाई और जलाकर खेती के योग्य बनाना, ये सब वनोन्मूलन का ही ये है। या कृषि भूमि के लिए, यानी खेती करने के लिए जंगल को काट देना, उद्योग के लिए, कंपनियां लगाने के लिए जंगल को काट देना, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट बनाने के लिए जंगलों को काट देना, ये सब कहीं ना कहीं वनोन्मूलन में आते हैं, यानी वनों को हम लोग काट कर नष्ट कर रहे हैं। फिर है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा H2SO4 के कारण होती है, H2SO3 के कारण होती है, HNO3 के कारण होती है, NH2 के और H2CO3 के कारण, यानी सल्फर और नाइट्रेट के ऑक्साइड के कारण क्या होती है, अम्लीय वर्षा होती है। और अम्लीय वर्षा से फसलों को तो क्षति होती ही है, इमारतों को भी बहुत ज्यादा क्षति होती है, जिसका सबसे बड़ा साक्ष्य आपका ताजमहल का प्रभाव। मैंने पहले ही पढ़ा है ताजमहल के बारे में, लेकिन देख लीजिए एक बार और। ताजमहल प्रभाव यानी सल्फर डाइऑक्साइड के कारण क्या होती है, अम्लीय वर्षा होती है। होती क्या है, अब मान लीजिए ये अर्थ है, पृथ्वी है, अब पृथ्वी के ऊपरी क्षेत्र पर क्या हुआ, ये जो गैस है ऊपर उठ के चला गया और ऊपर वायुमंडल में है, ऊपर से क्षोभमंडल से वर्षा की बूंदें आएगी। अब उसमें से क्या होगा, इससे मिलेगा सल्फर से और भी गैसों से मिलने के बाद पुनः ये धरती पर आएगा। धरती पर जो इमारत रहेगा, जो वस्तु रहेगा, उसको ये इफेक्ट पहुंचाएगा। तो वही है, ताजमहल पे प्रभाव पड़ रहा है, तो अम्लीय वर्षा के कारण हो रहा है, उसका रंग बदरंग होता जा रहा है, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ऐसा हो रहा है। इसका रीजन है कि बगल में मथुरा है, कानपुर है, ये सब से जो दूषित कारखानों से जो हवा निकलती हैं वो वायुमंडल में फैल जाती है और बारिश से फिर होते हुए वो चली जाती है। या फिर बहुत सारे पानी को यमुना नदी में वहां बहा दिया जाता है और उससे भी क्या होता है, उस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। भोपाल गैस त्रासदी, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है ये, ठीक है। भोपाल गैस त्रासदी किस कंपनी में हुआ, कब हुआ, कौन सा गैस था? तो भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 को हुआ, मध्य रात्रि में। कहीं कहीं 2 दिसंबर भी देता है, तो 2 दिसंबर के मध्य रात्रि यानी 3 दिसंबर हो ही गया, ठीक है। तो याद रखिए कि 2 दिसंबर के 12 बजे रात को हुआ था, यानी 3 दिसंबर में हुआ था, तो 3 दिसंबर 1984 को हुआ। कंपनी थी यूनियन कार्बाइड कंपनी थी, याद रखिएगा कंपनी का नाम लिख लीजिएगा, यूनियन कार्बाइड कंपनी। गैस क्या था, मिथाइल आइसोसाइनाइड था, गैस उसमें था मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था, ठीक है। MCI नहीं, MIC होगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड। MIC गैस के कारण क्या हुआ था, वहां पे हजारों हजार की संख्या में लोग मारे गए थे और बहुत वर्षों तक उसका प्रभाव रहा। बहुत लोग मारे गए, बहुत सारी जो बीमारियां हैं से जकड़ गए। अगला है नीमे माता रोग, जिसको हम लोग माता मैया बोलते हैं, माता मैया रोग। ये शुरू हुआ आपका जापान से शुरू हुआ है शायद, हाँ, जापान के
मीने मेरा खाड़ी थी। क्या थी? मीने मेरा खाड़ी थी। उस खाड़ी में पारा की अधिकता हो गया, किसी कंपनी से पारा निकालकर उस नदी में डाल दिया गया। अब उसमें मछलियों को बॉडी के अंदर पारा अधिक चला गया। पारा अधिक चला गया तो लोगों ने उस मछली को ग्रहण किया, मछली को खाया। तो जितने लोगों ने खाया, मछुआरे या जो भी लोगों ने, सभी एक बीमार, बहुत जघन्य बीमारी से ग्रसित हो गए और उनकी मृत्यु भी हो गई। बहुत सारे लोग इससे प्रभावित भी हुए। फिर जब टेस्टिंग हुआ तो पता चला कि सभी के सभी जितने लोग हैं, सभी लोग मछली खाने वाले हैं। तो मछली भाई कहां से खाए? तो पता चला कि मीने मेरा के खाड़ी से खाए। अब उसके पानी में टेस्टिंग हुआ, मछलियों में टेस्टिंग हुआ तो पता चला कि उसके अंदर पारा की मात्रा बहुत अधिकता है, यानी पारा से ये रोग हुआ। और इसके बाद ये रोग पूरे विश्व में फैल गया, क्योंकि एक जगह से बहुत जगह मछलियां आयात निर्यात होती है। तो ये सब महत्वपूर्ण कारक हैं जिसका प्रभाव पड़ा। और ये जो महत्वपूर्ण आपके कार्यक्रम है जो चलाया गया सरकार के थ्रू, जो पर्यावरण को हम बचा सकते हैं। तो इसी के साथ आपका 16 अध्याय भी समाप्त हो गया, यानी आपकी पूरी की पूरी बुक खत्म हो गई। अब आप लोगों को यही करना है कि सब क्वेश्चन बनाना है और टोटल फेयर करना है। 16 लेसन तक मुझे फेयर चाहिए जब भी आपकी क्लास खुलेगी उस समय। और ये लॉकडाउन लंबा जाने वाली है, इसलिए निश्चिंत रहिए। आप लोग घर पे पढ़ाई कीजिए, जो भी पढ़ाई हुआ है वो, और आगे जो भी हो यूट्यूब के माध्यम से हो, जैसे हो सके पढ़िए आप लोग। यही हमारी शुभकामना है, क्योंकि अभी ये लॉकडाउन बहुत लंबी जाने वाली है। आप लोग सारे क्वेश्चन को बनाएंगे, जो डाउट होगा वो आप लोग हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, हम अगले क्लास में आपको उसका आंसर बताएंगे। ठीक है, जय हिंद।